मध्य प्रदेश का मंडला जिला तो लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेहाल हो गया। वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। गांवों तक जाने वाले रास्तों पर कमर तक पानी भर गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई गांवों से लोगों को जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से मंडला जिले के कई इलाकों में बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वहां आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरसी। मूसलाधार बारिश की वजह से जिले में बहने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ गईं और उसकी वजह से नदी के किनारे वाले इलाके पूरी तरह डूब गए। मंडला जिले के बीजाडांडी विकास खंड में मौजूद बरौची नाम के गांव के हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आए, क्योंकि उफनती नदियों का पानी गांव के अंदर पहुंच गया, जिससे गांव में मौजूद कई घरों में कमर तक पानी भर गया। गांव में मौजूद राशन की सरकारी दुकान भी बाढ़ की चपेट में आ गई। इसके बाद गांव के लोग दुकान में मौजूद अनाज को बाहर निकालने में जुट गए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि घरों से भी हम लोग अनाज निकाल रहे हैं और लोगों के बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ बरौची गांव ही नहीं, बल्कि मंडला जिले में मौजूद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहां बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार हो रही बारिश से तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ गईं। नर्मदा नदी रौद्र रूप में दिखाई दी। इससे नदी के किनारे बने तमाम घाट और मंदिर पानी में समा गए। बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी। और मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का ऐसा ही रौद्र रूप मध्य प्रदेश के सिवनी में भी देखने को मिला। वहां वैनगंगा और सागर नाम की नदियों का पानी आसपास के गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ने से मध्य प्रदेश के सिवनी में बाढ़ आ गई। कई गांवों का संपर्क टूट गया। वहां वैनगंगा और सागर नाम की नदियों का पानी गांव के गांव लीलने पर आमादा दिखा। बताया गया कि सिवनी में लगातार हुई बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। उनका पानी गांव में घुसा तो गांव के गांव डूबते चले गए। कई गांवों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे वो समंदर के बीच मौजूद कोई टापू हो, क्योंकि उन तक पहुंचने की सड़कें और पुल सैलाब में पूरी तरह डूब गए। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। जो पुल कभी नदियों से कई फीट ऊपर थे, वो उफान आते ही गायब हो गए। पुलों के ऊपर से वैनगंगा और सागर नाम की नदियों का पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। हालत ऐसी हो गई कि प्रशासन को लोगों से यह अपील करनी पड़ी कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें। आने जाने वाले राहगीरों से भी निवेदन है कि बाढ़ की स्थिति में नदी नाले क्रॉस न करें। बताया गया कि सिवनी के आसपास के गांवों में मौजूद लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने कई टीमें भी तैनात कर दी, ताकि वहां कोई हादसा न हो पाए। और बारिश के बाद सिवनी और मंडला जैसे हालात मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भी दिखे। वहां भी मूसलाधार बारिश के बाद हाहाकार मच गया। भीषण बारिश के बाद वहां साकुल नाम की नदी में इतना पानी भर गया कि कई इलाकों में बाढ़ आ गई। खुद को बचाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर पूरी तरह डूबे पुल को पार करने में जुट गए, क्योंकि साकुल नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में घुस गया। सड़कें डूब गईं, रास्ते गायब हो गए और शाहपुरा इलाके के लालपुर गांव में बना पुल तो पूरी तरह पानी में समा गया। सिर पर बैग उठाए स्कूली बच्चे, हाथ से साड़ियां संभालती महिलाएं और जान दांव पर लगाकर कुछ बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में पुल को पार करते दिखे। पानी की धार इतनी तेज थी कि वहां पैर टिका पाना मुश्किल साबित हो रहा था। कुछ लोगों ने तो हिम्मत करके पानी में डूबे उस पुल को पार कर लिया, लेकिन कई लोग सिर्फ किनारे पर खड़े होकर देखते ही रह गए, क्योंकि वो कोहराम मचाती साकुल नदी में उतरने का साहस नहीं जुटा सके। इसी दौरान एक ट्रैक्टर भी पानी की तेज धारा को चीरते हुए पुल को पार करता दिखा, लेकिन पुल के बीचों बीच पहुंचने पर एक बार ऐसा लगा जैसे वो भारी भरकम ट्रैक्टर संतुलन खो देगा और नदी में समा जाएगा। हालांकि ट्रैक्टर और उस पर सवार लोग सही सलामत नदी के दूसरे छोर पर पहुंचने में कामयाब रहे। गांव के लोगों ने बताया कि पुल के डूब जाने से शहपुरा तहसील से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया और इसी वजह से वहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आसमान से बारिश की बूंदें मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी आफत बनकर बरसी। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का पानी लोगों के मकानों तक पहुंच गया। श्योपुर में पिछले कई दिन में हुई बेहिसाब बारिश की वजह से वहां की क्वारी नदी उफान पर आ गई। इसके बाद तो वहां हालात ऐसे हो गए कि लोगों को अपने मकान छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनके मकानों पर पानी ने कब्जा कर लिया। क्वारी नदी के उफान पर आने से वहां का बेनीपुरा गांव बेहाल हो गया। वहां का कोई कोना, कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पानी न पहुंचा हो। इसके अलावा कई इलाके तो तालाब में तब्दील हो गए। वहां मौजूद सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। जहां तक नजर गई घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक क्वारी नदी में आए उफान के बाद उस नदी का पानी वहां के रिहायशी इलाकों में घुस गया।
इसकी वजह से वहां के 20 से ज्यादा मकान डूब गए और कुछ मकानों की तो दीवारें तक बह गईं। ऐसे में उन मकानों में रहने वाले लोग अपना जरूरी सामान उठाकर वहां से जाते दिखाई दिए। इसके अलावा वहां बना एक हॉस्टल भी पानी में डूबा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वो हॉस्टल किसी टापू पर बना हो, क्योंकि हॉस्टल के चारों तरफ पानी बहता नजर आया। वहां बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, क्योंकि नदी के आसपास के इलाकों में हालात हर बदलते घंटे के साथ बिगड़ते दिखाई दिए। श्योपुर की तरह मध्य प्रदेश के कटनी में भी आफत बनकर बरसी बारिश ने कोहराम मचा दिया। वहां भारी बारिश के बाद नदी और नालों में उफान आ गया और 40 से ज्यादा गांवों के बीच संपर्क टूट गया, क्योंकि नदी में आई बाढ़ ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया और सड़क पर पानी की तेज धार बहती नजर आई। वहां एक गाड़ी रास्ता पार करने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उसमें सवार लोग आगे बढ़ने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। उस गाड़ी के अलावा सड़क के किनारे बड़े बड़े कई ट्रक एक कतार में खड़े दिखाई दिए। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा इलाके में उफनते सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों के साथ कई मकान भी इसकी चपेट में आ गए और मकानों के अंदर रखा सामान बाढ़ के पानी में तैरता दिखाई दिया। वहां सड़क पार करने के लिए लोगों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की और खौफनाक लहरों के बीच संभल कर चलते नजर आए। कटनी में बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने राहत की कई टीमें तैयार कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अलग अलग इलाकों में भेजा जा सके। लेकिन कुदरत का कहर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं टूटा, बल्कि भारी बारिश की वजह से गुजरात के नवसारी के कई रिहायशी इलाके भी पानी में डूब गए। नवसारी के निचले इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी जमा हो गया। बताया गया कि मूसलाधार बारिश की वजह से नवसारी के पास बहने वाली पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक पूर्णा नदी खतरे के निशान को पार कर गई और फिर नदी का पानी नवसारी के रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत बन गया। नवसारी के कई निचले इलाकों में लोगों के मकानों में घुटनों से ऊपर तक पानी जमा हो गया। कई इलाके तालाब में बदल गए। लोगों के मकानों में अचानक जब पानी घुसा तो उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके घरों में मौजूद टीवी और कंप्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसी मटमैले पानी में तैरते नजर आए। ये देखकर एक आदमी की तो आंखें छलक पड़ी। गरीब हूँ, लेकिन मैं किया था सब कुछ, लेकिन मेरा सब चला गया। नवसारी के काशीवाड़ी इलाके में तो बहुत बुरे हालात नजर आए। वहां मकानों में पानी ने इस कदर कब्जा जमाया कि क्या बच्चे और क्या बूढ़े सब मकानों से पानी निकालने में जुटे दिखाई दिए। लोगों ने बाल्टियों से भर भर कर पानी बाहर फेंका, लेकिन इसका कोई खास असर दिखा नहीं, क्योंकि सड़कों पर तो जैसे सैलाब दिखाई दिया। बताया गया कि वहां जारी मूसलाधार बारिश की वजह से पूर्णा नदी का पानी खतरे के निशान से करीब 23 फीट ऊपर बहने लगा। इसी पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दी और लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे हालात महाराष्ट्र में भी नजर आए, क्योंकि नासिक में गोदावरी नदी में आए उफान की वजह से कई मंदिर पानी में डूब गए। नासिक में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। गोदावरी नदी में भी बाढ़ आ गई और उसकी वजह से रामकुंड इलाके के पास मौजूद छोटे बड़े सभी मंदिर डूब गए। उन मंदिरों का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही पानी के बाहर दिखाई दिया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ तेज रफ्तार में बहता पानी ही नजर आया। पीछे आप देख सकते हैं ये गोदावरी नदी का गोदावरी नदी आपको पीछे दिख रही है। गोदावरी के नदी के बीच में दिखने वाली सारी मंदिरें हैं, ये सारी मंदिरें जो है ये बाढ़ की चपेट में आ चुकी है और वहां मौजूद कुछ मंदिर पूरे डूब चुके थे, जबकि कुछ मंदिरों में रखी मूर्तियां आधी डूबी दिखाई दी। इसके अलावा घाट किनारे बनी सीढ़ियां भी गोदावरी नदी में समा गईं। इसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया। इसके बाद प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी। साथ ही ये अपील भी की गई कि न तो कोई नदी में उतरे और न ही नदी किनारे टहले, क्योंकि अगले 24 घंटों में भी नासिक में भारी बारिश का कहर जारी रह सकता है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो गोदावरी नदी के आसपास वाले इलाकों पर भी डूबने का खतरा मंडराने लगेगा। और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की तरह उत्तराखंड के भी कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो गए। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बंद हो गया और इसके बाद वहां साफ सफाई का काम तेज कर दिया गया। वहां सड़क पर मलबे का ढेर और पत्थर गिरे नजर आए। इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए उस मलबे को हटाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी पहाड़ खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां लंबा जाम लग गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस बीच पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में हाईवे बंद होने के बाद कुछ लोग जान हथेली पर रखकर रास्ता पार करते दिखाई दिए। रास्ते पर एक तरफ बरसाती झरना बह रहा था, जबकि दूसरी तरफ खाई नजर आई, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसी रास्ते से होकर गुजरे।
पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं सामने आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया कि सभी जगहों पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मॉक ड्रिल भी इस बार हुई है, तैयारियां भी लगातार की हैं। मैंने स्वयं कई बार इसकी समीक्षा बैठकें की हैं, जिससे कि आपदाओं का असर कम से कम हो। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ खिसकने से कई अहम रास्ते बंद हो गए। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग भी बंद हो गया, हालांकि वहां से मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। और इस सब के बीच राजस्थान के झुंझुनू में उद्घाटन से पहले ही सड़क का एक बड़ा हिस्सा नदी के तेज बहाव में बह गया। सड़क के बहने से वहां करीब 40 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गांव वालों के मुताबिक हाल ही में सड़क बनाने का काम पूरा हुआ था। आरोप लगाया गया कि सड़क बनाने में ठेकेदार ने घटिया सामान का इस्तेमाल किया और उसी वजह से भारी बारिश के बाद नदी के तेज बहाव में उद्घाटन से पहले सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क बहने की यह घटना झुंझुनू जिले के बाघोली इलाके में हुई। गांव वालों के मुताबिक नेशनल हाईवे NH 52 को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में सड़क नदी के तेज बहाव को झेल नहीं पाएगी। सड़क के बह जाने से वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। यह कम से कम 40 फुट गहरा और करीब 70 फुट चौड़ा एक गड्ढा हो गया। सड़क के बह जाने के बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गांव के लोगों का गुस्सा ठेकेदार और PWD के अधिकारियों पर फूट पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने में ठेकेदार और अधिकारियों ने घपला किया। रोड के जो ठेकेदार हैं और आला अधिकारी हैं PWD के, उनने ये मिलकर ये घपला किया है। गांव के लोगों ने दावा किया कि सड़क बनाए जाने के दौरान भी उन्होंने घटिया सामान इस्तेमाल किए जाने की शिकायत की थी और नदी के इलाके में पानी निकालने के लिए नाले बनाए जाने का भी सुझाव दिया था, लेकिन उनका कहना है कि अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। इधर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट से राहत नहीं मिली। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की 21 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरियाणा के हिसार कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा की पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले ज्योति मल्होत्रा को केरल सरकार ने टूरिज्म प्रमोशन के लिए आधिकारिक तौर पर बुलाया था। RTI से इस बात की भी जानकारी सामने आई कि ज्योति मल्होत्रा ने केरल पर्यटन विभाग के खास कैंपेन का हिस्सा बनकर राज्य का दौरा किया था और उसका पूरा खर्च राज्य सरकार ने उठाया था। खालिस्तानी आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा रहा है। पासिया को अप्रैल में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वो पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी हमले करवा चुका है। NIA ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इधर उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर खाने के दौरान एक ढाबे में प्याज मिलने पर कुछ कांवड़िए भड़क गए। उन्होंने ढाबे पर हंगामा शुरू कर दिया। उत्तराखंड के मंगलौर इलाके में हंगामे की खबर मिलते ही नारसन पुलिस चौकी की एक टीम वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे कांवड़ियों को शांत कराया और ढाबे को बंद करने का आदेश दिया, जबकि ढाबे के कर्मचारी और मालिक लगातार ये कहते रहे कि उनसे गलती हुई, उन्होंने जानबूझकर कांवड़ियों को प्याज नहीं परोसा। जानबूझ के सर हम किसी को कुछ भी जानबूझ के दे रहे सर, हम किसी को भी गलती से आ गया। वो गलती से जो हेल्पर था वो नया ही आया था आज, मैं तो उसको चाय के लिए बोल के आया था सर। उत्तराखंड के मंगलौर इलाके की नारसन पुलिस चौकी की टीम के पहुंचने के बाद भी कुछ कांवड़िए भड़के हुए दिखाई दिए। पुलिस वालों ने सभी को शांत कराया और ढाबे से बाहर निकाला। जो यहाँ पर कांवड़िए आए थे उन्होंने ये बताया कि इस जगह पर उन्हें प्याज खिलाया गया, ऐसे आरोप ऐसा दावा उन्होंने किया था। हालांकि होटल मालिक ने कहा कि गलती से ये सब कुछ हुआ है। पुलिस वालों ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत से चलकर कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार जा रहा था। रास्ते में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद ढाबे पर प्याज को लेकर हंगामे की खबर मिली। हालांकि पुलिस ने मामला शांत करा दिया। पुलिस वालों ने ढाबे के मालिक को कांवड़ यात्रा के दौरान बनाए गए नियमों का पालन करने की हिदायत दी। उधर कांवड़ यात्रा के दौरान शुरू हुए नेम प्लेट वाले विवाद से निपटने के लिए यूपी के मुजफ्फरनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नया तरीका अपनाया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानों और ढाबों पर पोस्टर लगा दिए। उनमें 2 QR कोड दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक उन्हें स्कैन करने पर लोगों को दुकानों और ढाबों के मालिकों की पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसीलिए कांवड़ मार्ग पर मौजूद सभी दुकानों और ढाबों पर QR कोड वाले पोस्टर लगा दिए गए। कोड को स्कैन करते ही एक वेबसाइट खुलेगी। उस पर लोगों को उन ढाबों के मालिकों का नाम, उनका पता और उनका मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा उस वेबसाइट पर ग्राहक उस जगह का फीडबैक भी दे सकते हैं, यानी ग्राहकों को उस जगह के बारे में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा वो उस वेबसाइट पर बता सकते हैं।
कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजरने वाले कुछ लोगों के मुताबिक सरकार की तरफ से लगाए गए इन QR कोड से उन्हें काफी मदद मिलेगी। सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च करी, इसके में स्कैनर लगा हुआ है जिससे हम स्कैन करके उससे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां मौजूद दुकानों और ढाबों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से लगाए गए पोस्टरों पर एक तरफ वहां के मालिकों की जानकारी लिखी दिखी, जबकि दूसरी तरफ 2 QR कोड बने थे। वहां मौजूद एक ढाबे के मालिक ने सरकार के इस कदम की सराहना की। जो सरकार कर रही है ठीक ही कर रही है और सभी के हित में ही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने वाले विवाद से निपटने के लिए ये तरीका अपनाया। इधर उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकानें बंद कराए जाने की मांग उठनी शुरू हो गई। हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की सभी दुकानें बंद कराए जाने की मांग की। इस सिलसिले में संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिख दी। हिंदू सेना के मुताबिक कांवड़ रूटों पर खाने की जितनी भी दुकानें हैं उन पर दुकानदारों के नाम लिखने को भी जरूरी किया जाए ताकि आसानी से उन दुकानों की पहचान की जा सके। हिंदू सेना नाम के संगठन ने मांग की कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में सभी कांवड़ रूटों पर श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए मीट की सभी दुकानें बंद कराई जाएं। दिल्ली के रूट में जो कांवड़ यात्रा के रूट में दिल्ली में जितनी भी मीट की दुकानें बूचड़ खाने वो हैं जब तक के लिए बंद कर दिया गया है जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है। इस संगठन ने यह भी मांग की कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा के सभी मार्गों पर जितनी भी खाने की दुकानें हैं उनके दुकानदारों को आदेश दिया जाए कि वो अपने असली नाम से दुकान पर नेम प्लेट लगाएं। हिंदू सेना ने इसके लिए उन दुकानों की जांच कराए जाने की भी मांग की। हमें कहीं भी किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम छुपाना अपने आप में खुद ऑफेंस है कि वो छुपाने की जरूरत क्या है। आप छुपाओ मत, आप अपना नाम वहां पे आराम से लिखो। संगठन ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के लिए समय मांगा ताकि वो सरकार के सामने अपनी सभी मांगे रख सकें। इधर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे स्वामी यशवीर महाराज ने शिव भक्तों से यह अपील की कि वो हरिद्वार से कांवड़ ना खरीदें। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार में कांवड़ बनाने का काम ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़िए शिव मंदिरों के लिए निकलते हैं, लेकिन स्वामी यशवीर महाराज ने हरिद्वार में बनने वाली कांवड़ की शुद्धता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार में कांवड़ का जितना भी सामान बनता है उसे बनाने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम समुदाय से हैं। इसी जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कांवड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं। यशवीर महाराज ने यह आरोप भी लगाया कि खाने पीने की चीजों में थूकने या फिर गंदगी मिलाने की घटनाएं भी अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उन्होंने तो ये मांग भी कर दी कि हरिद्वार में कांवड़ का सामान बनाने का काम मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं करना चाहिए। कांवड़ का सामान बनाने का उनको किसने अधिकार दिया है, क्यों बनाते हैं? यशवीर महाराज ने शिव भक्तों से अपील की कि वो भले ही अपने घर से पानी भरने के लिए लोटे लेकर जाएं, लेकिन हरिद्वार से कांवड़ न खरीदें। सावन के महीने में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर ही शिव भक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के शिव मंदिरों में कांवड़ यात्रा करते हुए जाते हैं। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू महासभा नाम के हिंदुवादी संगठन ने दुकानदारों की पहचान के लिए मैं हिंदू हूं अभियान शुरू कर दिया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और होटलों पर मैं हिंदू हूं लिखा हुआ पोस्टर लगवाना शुरू कर दिया ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी तरह का असमंजस न हो। बरेली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद खाने पीने की दुकानों, फल और जूस के ठेलों पर मैं हिंदू हूं लिखा हुआ पोस्टर लटका दिखा। पोस्टर लगा रहे हिंदू महासभा के लोगों ने तर्क दिया कि उनकी इस पहल से कांवड़ियों को मदद मिलेगी और मैं हिंदू हूं वाला पोस्टर लगा होने पर कांवड़ियों को खाने पीने का सामान, फल या जूस खरीदने में भ्रम पैदा नहीं होगा। पोस्टर लगा रहे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के मुताबिक कई दुकानदारों ने तो खुद ही आगे बढ़कर उनसे पोस्टर लिया और अपनी दुकान पर लगा लिया। हिंदू महासभा के मुताबिक उनकी ये पहल कांवड़ यात्रा के दौरान भी चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त पाबंदी लगा दी थी और उसके साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकानों के दुकानदारों को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर साफ साफ लिखने का आदेश दिया था। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर मौजूद शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दे दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दे से ढकने का आदेश जारी कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कई दिन से पुलिस की टीम उनकी तलाश में जुटी थी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोहत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक लोनी इलाके में आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों को हथियारों के साथ दबोच लिया गया। उधर दिल्ली में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन के मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल न देने और उन्हें जब्त करने की नीति पर विचार करने की अपील की थी। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर 1 जुलाई से रोक लगा दी गई थी, जिसका लोगों ने विरोध किया था। लोगों के विरोध और परेशानियों को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं देने पर फिर से विचार करने और इस पर तत्काल रोकने की मांग की। इसी मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री भी बड़ा स्पष्ट कह चुकी हैं कि हम जो कर पाए, हमें अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना होगा, हमें जहां जहां भी जाना होगा, हम जरूर जाएंगे। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने कभी प्रदूषण पर काम ही नहीं किया। इसी वजह से एनजीटी और कोर्ट को इस तरह के कठोर आदेश देने पड़ गए। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने 80,000 से ज्यादा गाड़ियां उठवाई। उन जरूरतमंद उन लोगों की गाड़ियां उठा कर ले गए। पता नहीं उनमें पोल्यूशन था या नहीं था। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में शहर में प्रदूषण कम करने के लिए किए गए उपायों की जानकारी देने की तैयारी में है, ताकि आदेश पर फिर से विचार किया जा सके। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसमें कोई ये क्यों नहीं देख रहा कि सारी गाड़ियां 1.5-2 साल तो बंद पड़ी थी। दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां चलाने पर बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ। अभी पेट्रोल डीजल देना ही बंद कर दिया गया था 1 जुलाई से, तो हाय तौबा मच गई थी, क्योंकि गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया गया। अभी तो उस अभियान पर रोक लगा दी गई है और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ही यह रोक लगी हुई है और आदेश आया था प्रदूषण की वजह से। तो उसमें यह तर्क भी दिया जा रहा है कि प्रदूषण क्या गाड़ी की उम्र से होता है? क्या जो गाड़ी 15 साल से कम पुरानी है वो प्रदूषण नहीं कर सकती? और क्या 15 साल होते ही अगले दिन से कोई गाड़ी प्रदूषण करने लगती है? यानी पेट्रोल की गाड़ी 15 साल होते ही प्रदूषण करने लगती है, डीजल की गाड़ी 10 साल होते ही प्रदूषण करने लगती है। तो फिर प्रदूषण का सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? जब प्रदूषण जांच केंद्र बने हुए हैं और वो चेक कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी प्रदूषण करती है, तो गाड़ी की उम्र होती है उस पर बैन कर देने का क्या मतलब? क्या सरकार को अपने ही प्रदूषण केंद्रों पर भरोसा नहीं है? फिर वो क्यों खुले हुए हैं? वैसे ये सब तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये फैसला सुनाते हुए भी देखा ही होगा। लेकिन फिर दूसरा पॉइंट यह है कि दिल्ली एनसीआर के बाहर ये गाड़ियां चल सकती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है? इसी सब के बाद पब्लिक को लगता है कि इससे तो सिर्फ गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को ही फायदा हो रहा, क्योंकि गाड़ी नहीं लेनी पड़ती है। इस सब के बाद भी एक पॉइंट कोई नहीं देख रहा। और वो क्यों नहीं देख रहा कि चलो सारे तर्क अगर मान भी लो, प्रदूषण, गाड़ी की उम्र वाले सब मान ली, तब भी ये तो देखो कि सब लोगों की गाड़ियां 1.5-2 साल तो चली ही नहीं। लॉकडाउन लगा हुआ था तो गाड़ियां तो खड़ी थी ना कोरोना के टाइम में। इंजन चला ही नहीं तो वो प्रदूषण वाला कैसे हो गया? और जब वो इंजन चला ही नहीं तो उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना चाहिए? देश में इतनी सारी चीजों का टाइम बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स का टाइम बढ़ा दिया कोरोना के नाम पर। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं एक्सटेंड किया जा सकता? जनसंख्या सेंसस जैसा इतना जरूरी देश का काम तक तो हुआ नहीं, उसका टाइम बढ़ा दिया। तो गाड़ी वालों ने क्या जुर्म किया है? एक तो इतने टाइम तक गाड़ी चलाने नहीं दी, फिर जब चलाने लगे तो कह दिया अब टाइम खत्म हो गया, गाड़ी को दिल्ली से बाहर भेज दो। तो क्या करें? नई गाड़ी ले लें? कोरोना के नाम पर पहले ही गाड़ी का इंश्योरेंस उनको देना पड़ा। खड़ी गाड़ी थी, इंश्योरेंस दे रहे थे, मेंटेनेंस दे रहे थे, सब दे रहे थे, गाड़ी को मेंटेन कर रहे थे। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चला नहीं सकते, खड़ी हुई गाड़ी का ये सब दिया उन्होंने। गाड़ी चलने लगी तो गाड़ी जब्त हो रही है।
बीच में कोरोना के 1.5-2 साल को कोई क्यों नहीं देख रहा? इस पॉइंट की बात क्यों नहीं हो रही है? 100 बात की एक बात। इधर यूपी के नोएडा में बीच सड़क पर अचानक बड़ा गड्ढा बनने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 100 के पास एक सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो गया। पौष इलाके में सड़क पर 5 फीट गहरा और करीब 8 फीट चौड़ा गड्ढा होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि सड़क के नीचे से जा रही पानी की पाइपलाइन के लीक होने की वजह से सर्विस रोड पर सड़क धंस गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक आदमी ने एक कुत्ते को अपनी बाइक से बांधकर सड़क पर घसीटा। आरोप लगा कुत्ते को तब तक घसीटा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 जुलाई को बिहार के पटना जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची की दोबारा जांच कर रहा है। इसका विरोध करने के लिए महागठबंधन 9 जुलाई को चक्का जाम करेगा और राहुल गांधी इस आंदोलन में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। उधर बड़ी खबर आई, मुहर्रम के दिन निकाले गए ताजिया जुलूस से जुड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक रोज पहले जुलूस निकाले जाने के दौरान मचे बवाल के बाद राज्य सरकार ने हंगामे के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। पुलिस के मुताबिक वहां तय रूट के बजाय दूसरे रूट से जुलूस निकालने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस ने जब उन्हें रोका तब हंगामा शुरू हो गया। उज्जैन की तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई जिलों में ताजिया जुलूस निकाले जाने के दौरान हंगामा हुआ। कहीं लोगों ने पाबंदी के बावजूद धारदार हथियार लहराए तो बिहार के मुजफ्फरपुर में फिलिस्तीन का झंडा नजर आया। लेकिन मुहर्रम के दिन सबसे ज्यादा बवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। पुलिस के मुताबिक एक रोज पहले हंगामे की शुरुआत तब हुई जब ताजिया जुलूस को पहले से तय रूट से न निकालकर दूसरे रूट से निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए जिसकी वजह से कई पुलिस वाले घायल हो गए और इसके बाद तो वहां भारी बवाल मच गया। ताजिया जुलूस में शामिल कुछ लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते दिखाई दिए। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। इस कार्रवाई से वहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के मुताबिक मुहर्रम के मौके पर निकाले गए ताजिया जुलूस को पहले से तय रूट से न निकालकर दूसरे रूट से निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को रोका तो कुछ लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। ऐसा करने वाले कई आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया। लोकसभा के आदेश को न मानना और उसको चोट पहुंचाना और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना, ऐसी 16 लोगों के विरुद्ध अभी हमने एफआईआर की है। घटना पर राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। कानून को अपने हाथ में लिया गया तो उस पर किसी भी तरह से किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। यह हंगामा उज्जैन के जीवाजीगंज थाना इलाके में हुआ। पुलिस ने जानकारी दी कि ताजिया जुलूस निकालने वाले आयोजकों के साथ बैठक की गई थी जिसमें पहले ही तय कर लिया गया था कि किन रास्तों से होकर जुलूस को निकाला जाएगा। लेकिन जब ताजिया जुलूस निकला तो बवाल हो गया। इस सब के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रोज पहले मुहर्रम के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने पर पुलिस एक्शन में आ गई। जिले के एसपी ने फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले आरोपियों की पहचान करने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने जुलूस में शामिल होकर नकली हथियारों का प्रदर्शन किया था, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के मौके पर निकाला गया ताजिया जुलूस उस वक्त चर्चा में आ गया जब वहां कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराते नजर आए। ये जुलूस मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना इलाके में निकाला गया जहां कुछ लोग ऐसा करते दिखे। उस दौरान कुछ लोग तिरंगा लहराते नजर आए तो कुछ के हाथों में फिलिस्तीन का झंडा दिखा। जुलूस में शामिल कुछ लोग नकली हथियार और तलवार लहराते भी दिखे, जबकि प्रशासन ने पहले ही निर्देश दिया था कि किसी भी तरह के हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अधिकारियों ने न सिर्फ फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया, बल्कि उन लोगों को भी पकड़ने का आदेश जारी किया जिन्होंने नकली हथियार लहराए। और बिहार के मुजफ्फरपुर की तरह उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी ताजिया जुलूस के दौरान कुछ लोग तलवार लहराते नजर आए। एक रोज पहले निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह के हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद ताजिया जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इसमें शामिल कई लोगों के हाथों में धारदार हथियार दिखे। इस दौरान एक व्यक्ति गाड़ी पर चढ़कर खुलेआम तलवार लहराता नजर आया। वो कभी उसे आसमान में उठाता तो कभी लहराता दिखा।
उसने काफी देर तक इसी तरह तलवार लहराई। बाद में उसने तलवार नीचे खड़े एक दूसरे व्यक्ति को दे दी, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग धारदार हथियारों के साथ नजर आए। मुहर्रम के मौके पर एक रोज पहले ये जुलूस बहराइच के नानपारा थाना इलाके में निकाला गया, जबकि राज्य सरकार ने मुहर्रम को लेकर पहले ही कई दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। उनमें एक निर्देश ये भी था कि जुलूस में हथियारों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनसे हिंसा भड़कने की संभावना जताई गई थी। इस बीच बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर इलाके में निकाले गए ताजिया जुलूस में भी भारी हंगामा हो गया। वहां एक रोज पहले दो पक्षों ने अलग अलग जुलूस निकाला था, लेकिन उनमें शामिल लोग अचानक आपस में भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में वहां कुछ देर तक पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि बाद में बड़े अधिकारियों के पहुंचने के बाद बवाल खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। हंगामे की वजह से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। वैशाली के हाजीपुर इलाके में मुहर्रम के दिन दो अलग अलग गुटों ने ताजिया जुलूस निकाला, लेकिन एक मोड़ पर पहुंचने के बाद अचानक दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और फिर उनमें झड़प शुरू हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने भी शुरू कर दिए। पत्थरबाजी शुरू होते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए, लेकिन तब तक कई लोगों को चोट लग गई और वो घायल हो गए। हंगामे के वक्त वहां कुछ पुलिस वाले भी दिखे। हालांकि बाद में उन्होंने खबर कर वहां कई थानों की पुलिस बुला ली। जानकारी मिलते ही कई अधिकारी भी मामले को शांत कराने पहुंच गए। शांत कर लिया गया, इस तरह की कोई समस्या नहीं हुई। अभी सारा सिचुएशन जो है सामान्य। इस घटना के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिर कोई हंगामा न हो, इसके लिए चारों तरफ जवानों को तैनात कर दिया गया। उधर झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम जुलूस के दौरान आग की चपेट में आने से 15 लोग झुलस गए। जुलूस के दौरान कुछ लोग आग से करतब दिखा रहे थे। इस दौरान आग की लपटें अचानक बेकाबू हो गईं और 15 लोग उसकी चपेट में आ गए। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक दारोगा पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ लड़के जुलूस के दौरान हुड़दंग मचा रहे थे। जब दारोगा ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें एक लड़के ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के चुरू में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शाहरुख नाम के एक 17 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मामूली कहासुनी होने पर 1 दर्जन लोगों ने उस लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि दोनों पक्ष एक ही समुदाय के थे। इधर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी। छांगुर बाबा को 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलरामपुर जिले से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि छांगुर बाबा ने फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए थे, जिनके जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का आरोप लगाया गया। और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर विदेशों से मिलने वाली उस फंडिंग का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धर्मांतरण का बहुत बड़ा गैंग चलाने का आरोप लगाया गया। कई प्रदेशों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और 500 से कम इसके सदस्य नहीं हैं। और ये कमलेश तिवारी हत्याकांड जब हुआ था तो अभियुक्तों को छुड़ाने में भी इसकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और ज्यादा बड़ा होता चला गया। पुलिस की जांच में कुछ दस्तावेज मिलने का दावा किया गया, जिनमें फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक अकाउंटों की जानकारी मिलने का दावा किया गया। इस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 40 बैंक अकाउंट्स हैं। यहाँ पर आप देखिए, इन 40 बैंक अकाउंट्स में लगातार ट्रांजैक्शंस हुए हैं। 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट और 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की जानकारी पुलिस ने ईडी को दी, जिसके बाद ईडी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। और ईडी अफसरों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के पूरे गैंग के बारे में एक जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जांच में मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि छांगुर बाबा ने एक संगठित गिरोह बना रखा था, जिसके जरिए हिंदू समुदाय के गरीब लोगों को निशाना बनाया जाता था। आरोप यह भी लगाया गया कि विधवा महिलाओं और मजदूरों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था और बदले में खूब सारा पैसा खर्च किया जाता था।
जांच के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि छांगुर बाबा को धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से पैसे भेजे जाते थे। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के आरोप और 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन के मामले में ईडी के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी NIA भी जांच शुरू कर सकती है। पूरे मामले में NIA की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला विदेशी फंडिंग, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ईडी के बाद NIA की भी एंट्री हो सकती है। क्योंकि जांच में मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस ने यह दावा किया कि धर्म परिवर्तन के साथ विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके छांगुर बाबा ने कई शहरों में खूब प्रॉपर्टी भी बनाई। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत लोनावला, तहसील मावल, जिला पुणे में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। यानी ये जो विदेशों से फंडिंग आता था, उस फंडिंग से जो है ये लगातार प्रॉपर्टीज वगैरह भी ये गैंग खरीदता था। इस सब के अलावा छांगुर बाबा पर बीते 6 साल में पाकिस्तान समेत कई इस्लामी देशों की 40 से ज्यादा बार विदेश यात्राएं करने का आरोप लगा और इसी वजह से इस मामले की जांच का दायरा बढ़ सकता है और यूपी पुलिस और ईडी के साथ NIA भी अपनी पड़ताल शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। इस मामले में छांगुर बाबा समेत 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा ने गैंग ने हिंदू समुदाय की अलग अलग जातियों की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए अलग अलग रेट फिक्स किए थे। मतलब अगर हिंदू समुदाय की ब्राह्मण या राजपूत लड़की धर्म परिवर्तन करती थी तो उसे बदले में 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक इसी तरह पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि दूसरी जातियों की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। यूपी ATS ने छांगुर बाबा और उसके बेटे महबूब समेत 10 लोगों पर पिछले साल नवंबर में नामजद FIR दर्ज की थी और धर्म परिवर्तन से जुड़े आरोपों की जांच शुरू की थी। कुछ महीने पहले छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग के जरिए बीते 6-7 साल में करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। यूपी के बलरामपुर समेत कई शहरों में आलीशान कोठियां और दूसरे राज्यों में भी संपत्तियां होने का दावा पुलिस ने किया। पुलिस ने बताया कि बलरामपुर में मौजूद मधुपुर गांव की कोठी छांगुर बाबा के गैंग का मुख्य अड्डा था। उधर कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनी फिल्म का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर विवाद बढ़ गया। जमीयत उलेमा हिंद ने इस फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका का विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध जताया। सच्चाई दिखाई जाए तो जमात उलेमा हिंद के लिए एक प्रोपेगेंडा और समाज में नफरत, लेकिन सच्चाई दबाई जाए तो ये सेक्युलरिज्म है। बिहार के मोतिहारी में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प में एक आदमी की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक मुहर्रम के दौरान यह मारपीट हुई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। बिहार की राजधानी पटना में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उस इमारत की 3री मंजिल में आग लगी और दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। इधर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता जावेद शेख के बेटे के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एक्टर राखी सावंत की दोस्त और यूट्यूबर राजश्री मोरे के मुताबिक जावेद शेख के बेटे ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि टक्कर मारने के बाद माफी मांगने के बजाय उन्होंने उनसे गाली गलौज की और वो गाली गलौज करते हुए उन्हें धमकाते भी सुनाई दी। महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष तुझा बाप महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे। कोण? मनसेवाले? अच्छा, आणि तू दारू पिऊन माझ्या गाडीवर चढणार, गाडी ठोकणार। सरेआम गाली गलौज करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख बताए गए। एक्टर राखी सावंत की दोस्त और यूट्यूबर राजश्री मोरे के मुताबिक वो मुंबई के अंधेरी इलाके से गुजर रही थीं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि वहां से गुजरने के दौरान राहिल शेख ने शराब के नशे में जानबूझकर उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और इसका विरोध करने पर वो उन्हें गालियां देने लग गए। हालांकि उनके बीच हो रही कहासुनी के दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिसकर्मी किसी तरह राहिल शेख को समझाते नजर आए, लेकिन वो पुलिसकर्मियों के सामने भी धौंस जमाते दिखे। ड्रायव्हिंग करतोस तू, गाडी ठोकली लोकांच्याकडे येऊन। अरे इसके 150 गालीमध्ये। राहिल शेख ने सड़क पर काफी देर तक हंगामा किया और इस दौरान उन्होंने अपनी शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। ठाण्याला जा, जावेद शेख कोण आहे विचार आणि तो माझा बाप है। ओके। लेकिन बात हंगामे और गाली गलौज तक ही नहीं रुकी। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में यूट्यूबर राजश्री मोरे को धमकी भी दे डाली और इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। एक्टर राखी सावंत की दोस्त और यूट्यूबर राजश्री मोरे ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उन्हें परेशान किया गया, क्योंकि उनके मुताबिक कुछ दिन पहले मराठी न बोलने वाले लोगों के पक्ष में उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी
और उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बार बार धमकियां दी गई। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से उनके स्टूडियो पर भी हमला करने की बात कही गई। मराठी लड़की को ही मराठी वाले ही टारगेट कर रहे हैं। जब मुझे ये बोला गया कि तेरे स्टूडियो तोड़ देंगे अगर तू माफी नहीं मांगती है, मुझसे जोर जबरदस्ती की गई। यूट्यूबर राजश्री मोरे के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई में मराठी न बोलने वाले लोगों को निशाना बना रहे थे और उन्होंने जब मराठी न बोलने वाले लोगों का समर्थन किया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। राजश्री मोरे ने मुंबई के अंधेरी इलाके में हुई घटना के बाद एमएनएस के नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस मामले में शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर बड़ा हमला बोला। मनसे के लोगों का मराठी भाषा के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। यह चंद गुंडों का संगठन है, हफ्ताखोरों का संगठन है। उन्होंने एमएनएस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। उधर बड़ी खबर आई पटना में गोपाल खेमका नाम के कारोबारी की हत्या के मामले से जुड़ी सूत्रों ने दावा किया कि कारोबारी को गोली मारने वाले शूटर की पटना पुलिस ने पहचान कर ली। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस को जांच में पता चला कि पटना सिटी इलाके में रहने वाले विजय नाम के शूटर ने कारोबारी गोपाल खेमका को गोली मारी थी। कुछ रोज पहले गोपाल खेमका की पटना में देर रात उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि विजय ने उन पर घात लगाकर हमला किया था। सूत्रों ने दावा किया कि शूटर विजय पहले किसी और गैंग के लिए काम करता था और हाल ही में वो नए गिरोह में शामिल हुआ था जिसने कारोबारी गोपाल खेमका को उनके घर के बाहर गोली मारकर पूरे पटना में सनसनी मचा दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद विजय का नाम सामने आया। इसी वजह से पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने में जुट गईं। गोपाल खेमका की रात करीब 11:30 बजे उनके घर के बाहर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने के बाद शूटर वहां से फरार हो गया था। गोपाल खेमका की हत्या के बाद उनके घर में हाहाकार मच गया था क्योंकि शूटर ने जिस तरीके से घात लगाकर उनकी हत्या की उससे यह शक जताया गया कि गोपाल खेमका की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई। वो शूटर गोपाल खेमका के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के बीच में खड़ा होकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। तभी रात करीब 11:30 बजे गोपाल खेमका अपनी कार से वहां पहुंचे थे। उनकी कार के पीछे एक दूसरी कार भी नजर आई। घर का गेट बंद था इसलिए दोनों कार गेट के बाहर खड़ी हो गईं। आगे वाली कार में गोपाल खेमका बैठे हुए थे। उसी दौरान सिर पर हेलमेट लगाए वो शूटर बगल से दौड़ते हुए उनकी कार के पास पहुंचा और फिर पिस्तौल से उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो शूटर गोपाल खेमका पर एक के बाद एक कई गोलियां दागकर वहां से भाग निकला था। घर के बाहर गोपाल खेमका पर गोली चलने से वहां कोहराम मच गया था। उसी वक्त पीछे की कार से एक व्यक्ति उतरे और उन्होंने बाइक से भाग रहे शूटर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी थी, लेकिन बाद में वो गोपाल खेमका की कार के पास पहुंच गए। थोड़ी ही देर में वहां परिवार के दूसरे लोग भी आ गए थे और घायल हालत में तुरंत गोपाल खेमका को अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने दावा किया कि गोपाल खेमका की हत्या से पहले साजिश में शामिल सभी आरोपी पटना के दलदली नाम के इलाके में जमा हुए थे। दावा किया गया कि आरोपियों ने वहां मौजूद एक दुकान पर चाय भी पी थी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक चाय पीने के बाद गोपाल खेमका को गोली मारने वाला शूटर उनके घर के बाहर पहुंच गया था। गोपाल खेमका का घर पटना के गांधी मैदान थाना इलाके के राम गुलाम चौक के पास है। उनके घर से महज 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त गोपाल खेमका पर हमला हुआ था उस वक्त वो पटना के बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचे थे घात लगाकर शूटर ने उनके सिर में गोली मार दी थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि खेमका की हत्या में 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड से पहले साजिश में शामिल सभी आरोपी वहां के दलदली नाम के इलाके में जमा हुए थे और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि वहां से एक आरोपी बांकीपुर क्लब चला गया था, जबकि शूटर गोपाल खेमका के घर के बाहर पहुंचकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। मतलब ये कि आरोपियों को इस बात का पहले से पता था कि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब में है और वो वहां से देर रात घर के लिए निकलेंगे। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि खेमका के बांकीपुर क्लब से निकलने के बाद वहां मौजूद आरोपी ने शूटर को इसकी जानकारी दी थी। इधर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ गईं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 2019 में हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। शाहजहां शेख समेत 25 लोगों पर हत्या, सबूत मिटाने, अपहरण और दंगा फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था। मध्य प्रदेश के सिवनी में ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई एक ही परिवार की 2 लड़कियों ने जहर खा लिया। उनमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरी लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक ठगी का शिकार होने के बाद दोनों लड़कियां भारी दबाव में थी। बच्चियां संभवतः उस दबाव में थी कि वो पैसे परिजनों को भुगतान करने होंगे, इसके चलते वो जहर का सेवन कर लिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ के नेतृत्व में बनाई गई इस तोप को एक ट्रक पर लगाया गया है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। सेना के मुताबिक जंग के दौरान ये तोप गेम चेंजर साबित हो सकती है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मांग की। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराज अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने की अपील की। उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आतंकियों के प्रत्यर्पण को लेकर दिए गए बयान पर आतंकी संगठन लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भड़क गया। बिलावल भुट्टो ने विदेशी मीडिया से बातचीत के दौरान यह दावा किया था कि अगर भारत आतंकियों से जुड़े सबूत पाकिस्तान को दे तो वो उन आतंकियों को भारत को सौंप सकता है। और इन आतंकियों में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और लश्कर के मुखिया हाफिज सईद का नाम भी शामिल था। जैसे ही बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया कि पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत को सौंप सकता है, हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का पारा चढ़ गया। उसने पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे बिलावल भुट्टो को राजनीति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि विदेशी मीडिया से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया कि अगर भारत मसूद अजहर या हाफिज सईद से जुड़े ठोस सबूत पाकिस्तान को दे तो पाकिस्तान उन्हें गिरफ्तार कर भारत को सौंप सकता है। हालांकि दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंक का विरोधी बताने का बिलावल भुट्टो का पैंतरा उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी संगठनों के कमांडर ही उनके खिलाफ खड़े होते नजर आए। और इस सब के बीच पाकिस्तान अपनी सेना में कैप्टन रह चुके कर्नल शेर खान को श्रद्धांजलि देकर फंस गया। कैप्टन कर्नल शेर खान, पाकिस्तानी सेना के कैप्टन कर्नल शेर खान करगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने तब कैप्टन कर्नल शेर खान समेत कई सैनिकों के शव लेने से भी इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने तब दावा किया था कि करगिल के युद्ध में जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनका पाकिस्तान की सेना से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन 26 साल बाद उसी पाकिस्तानी सेना के चीफ और अब फील्ड मार्शल बन चुके आसिम मुनीर ने कैप्टन कर्नल शेर खान को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तानी सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन कर्नल शेर खान की याद में एक कार्यक्रम रखा। वहां आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना में कैप्टन रह चुके कर्नल शेर खान को शहादत और बहादुरी का प्रतीक बताया। जबकि ये वही कैप्टन कर्नल शेर खान हैं जिनके शव को 1999 में पाकिस्तान ने पहचानने से इनकार कर दिया था। क्योंकि कैप्टन कर्नल शेर खान करगिल की जंग में शहीद हुए थे, उनके साथ पाकिस्तानी सेना के कई और जवानों की भी जान चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनके शव अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। क्योंकि तो पाकिस्तान का दावा था कि उनके सैनिक एलओसी पार करके कभी भारतीय इलाकों में गए ही नहीं थे। हालांकि भारत ने कर्नल शेर खान समेत कई और पाकिस्तानी अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज सामने रख दिए थे और ये साबित कर दिया था कि वो सब पाकिस्तानी फौज का ही हिस्सा थे। इधर एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा ने मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने कबूल कर लिया कि वो पाकिस्तान के लिए काम करता था और इससे साफ हो गया कि मुंबई हमलों की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ही रची गई थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की मौजूदगी में तहव्वुर राणा से जो पूछताछ हुई उसमें उसने सीधे तौर पर यह बात कबूल की कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक भरोसेमंद एजेंट था जिसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब भी भेजा था। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने यह भी बताया कि उसने और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली ने लश्कर के आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग भी ली थी। दावे के मुताबिक लश्कर ने तहव्वुर राणा को कई बार मुंबई भेजा था ताकि वो आतंकी हमले के लिए जानकारियां जुटा सके। मतलब तहव्वुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में पाकिस्तान के खेल की सारी पोल खोल कर रख दी। जबकि इससे पहले जब मुंबई हमलों में गोलीबारी करते वक्त अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, उसे भारत में मुकदमा चलाने के बाद फांसी की सजा दी गई थी, तब भी कसाब को पाकिस्तान ने अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया था।
लेकिन तहव्वुर राणा के बयानों के बाद यह साफ हो गया कि मुंबई हमलों की पूरी साजिश पाकिस्तान के इशारे पर ही रची गई थी। सौ बात की एक बात यह कि अब तो साबित ही हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी पाकिस्तान जो शेखियां बघार रहा था वो सब झूठ है। खुद ही दुनिया ने देख लिया कि ये तो हर बात पर झूठ बोलता है देश, पूरा देश झूठ बोलता है। सुना आपने पाकिस्तान ने क्या किया? सुनकर पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से बड़ा झूठा देश इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं। हुआ क्या कि आसिम मुनीर ने अपनी सेना के एक अफसर के कसीदे पढ़ दिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पता है किसकी शहादत को याद किया? पाकिस्तान की सेना के कैप्टन थे, कैप्टन कर्नल शेर खान। करगिल युद्ध में मारे गए थे 1999 में। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने उनको शहीद बताते हुए उनकी वीरता की कहानी याद दिलाई अपने मुल्क को कि कैसे कैप्टन कर्नल शेर खान ने करगिल में बहादुरी से लड़ते हुए जान दी थी। लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी पाकिस्तान को जानते हैं किसने बताई थी? भारतीय सेना के ब्रिगेडियर ने। भारतीय सेना ने बताया था कि किस तरह से कैप्टन कर्नल शेर खान लड़े थे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान अब उनको बड़ा शहीद बता रहा है, उस पाकिस्तान ने अपने सैनिक को अपना सैनिक ही मानने से इनकार कर दिया था। दुनिया वही तो देख रही है कि आज कसीदे पढ़ रहे हैं मुनीर, लेकिन पाकिस्तान ने उनका शव लेने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को झूठ बोलकर रखा था कि करगिल में उसने कोई युद्ध किया ही नहीं, उसके लोग तो हैं ही नहीं जो भारत की सेना से लड़ रहे थे, यह बोलकर रखा था। हर बार सेम स्टोरी सुनाता ये देश। जैसे आज कह रहा है कि पहलगाम में पता नहीं कौन आया था, वो तो भारत के ही लोग रहे होंगे वगैरह वगैरह। जैसे मुंबई हमले में कह रहा था कि पता नहीं कसाब कौन है। अब तो तहव्वुर राणा ने भी एनआईए को बता दिया कि उसको और हेडली को पाकिस्तान की सेना ने भेजा था, लेकिन उसको भी पाकिस्तान कह देगा कि वो तो एनआईए की बताई हुई कहानी है। लेकिन इसको क्या बोलेगा जो आसिम मुनीर खुद कह रहे हैं कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने करगिल में वीरता दिखाई थी? इस कैप्टन कर्नल शेर खान का शव लेने से मना कर दिया था पाकिस्तान ने। कर्नल तो वैसे उनका नाम था, कर्नल उनका नाम था, ओहदा नहीं था। बताते हैं उनके दादा ने उनका नाम ही कर्नल रख दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पोता फौज में जाए। तो फौज में वो गए और कैप्टन की रैंक तक पहुंच गए थे जब करगिल में लड़ते हुए मारे गए थे, इसलिए वो कैप्टन कर्नल शेर खान है, कर्नल नहीं वो। तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने प्लान बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन कोहे पैमा। करगिल जो है वो लद्दाख में, कश्मीर के बगल में जहां से लद्दाख शुरू होता है वहां पर है, और एलओसी के उस पार करगिल में है। पीओके उस पार पीओके है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है। तो वो पूरा पहाड़ी इलाका है, लेकिन न इस तरफ ज्यादा आबादी है, ना एलओसी के उस तरफ ज्यादा आबादी है। मुशर्रफ ने प्लान बनाया था कि इस तरफ करगिल की पहाड़ियों पर अगर वो कब्जा कर लेंगे तो लेह जाने वाले रास्ते पर वो ऊंची पोजीशन को पकड़कर बैठ जाएंगे, यानी उस रास्ते पर हमला कर लद्दाख को भारत से काट सकते हैं। प्लान ये इसलिए था क्योंकि उस टाइम सर्दियों में एलओसी के दोनों तरफ सेनाएं वहां चोटियों से नीचे आ जाती थी, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ती थी। तो दोनों सेनाएं चौकियां छोड़कर नीचे चली जाती थी, ये इधर वो उधर, फिर बर्फ पिघलने पर वापस चौकियों पर आ जाती थी। शिमला समझौते के तहत एलओसी क्रॉस तो करनी नहीं थी, तो ये दोनों सेनाओं ने रूटीन बना रखा था। लेकिन मुशर्रफ ने सोचा कि बर्फ के टाइम ही भारत की चौकियों पर कब्जा कर लेंगे, और फिर जब लद्दाख को काट ही देंगे भारत से तो फिर तो जीत हो जाएगी। फिर कौन याद रखता है कि समझौता क्या था और किसने तोड़ा? खतरनाक साजिश थी। लेकिन एलओसी के पार भारत में आने का मतलब था युद्ध छेड़ देना भारत के खिलाफ, और परमाणु ताकत भारत में एलओसी पार करके पाकिस्तान की सेना के घुसने का मतलब था कि दुनिया के सारे देश दौड़े दौड़े आ जाते पाकिस्तान को लताड़ने के लिए कि ये क्या कर रहे हो, वापस जाओ। तो प्लान ये बनाया था जो पाकिस्तान हर बार बनाता है। 1948 में भी उसने कश्मीर में सेना भेजी तो ये कहा कि कबायलियों ने हमला कर दिया था, हमारी सेना नहीं है। 1965 में भी सेना भेजी तो कहा कि लोकल कश्मीरी थे जिन्होंने हमला कर दिया, हमारी सेना नहीं है। करगिल में भी कहा कि ये जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जिहाद करने वाले लड़ाके होंगे उसकी सेना नहीं है, इससे लेना देना नहीं है उसकी सेना का। तो उसने सर्दियों में अपने सैनिक भेज दिए भारत की चौकियों पर कब्जा करने के लिए। बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघली तो सबसे पहले जो भेड़ बकरियां चराने जाते हैं लोग, उन्होंने नीचे आकर बताया भारतीय सेना को कि आपकी चौकियों पर तो कोई और लोग आए हुए हैं।
तो करगिल की जंग हो गई। पाकिस्तान मासूम बनकर बोलता रहा कि उसने तो एलओसी पार नहीं की है, उसके सैनिक नहीं है ये लोग जो भारत कहता रहा उसकी चौकियों पर बैठे हैं, ये तो भारतीय सेना से लड़ने वाले मुजाहिदीन होंगे। खैर जंग हो गई तो भारतीय सेना ने नानी याद दिला दी उनको। अमेरिका ने पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर डांट पिला दी कि ये क्या कर रखा भाई, परमाणु युद्ध करवाना है क्या, एलओसी पार करके कैसे चले गए तुम्हारे सैनिक। तो नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो बताया ही नहीं सेना ने। ये अलग ड्रामा चलता रहता पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री को सेना को समझती नहीं है, या तो दुनिया को दिखाने के लिए ये लोग नौटंकी करते हैं और दोनों साइड से खेलते रहते हैं कि सेना ने बताया नहीं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ने सेना को नहीं बताया। तभी तो इस बार ट्रंप ने जब बात करनी थी ईरान युद्ध की तो शहबाज शरीफ को पूछा तक ही नहीं, पूछा ही नहीं उनको कि उनके प्रधानमंत्री को बुलाओ तो कह देंगे कि सेना तो हमारी बात ही नहीं सुनती, क्योंकि इनके भाई ने भी ये कह दिया था नवाज शरीफ ने। तो ट्रंप ने तो सीधा आसिम मुनीर को ही बुला लिया कि जब करना तुम्हें है तो तुम ही आ जाओ। ऐसे ही करगिल के टाइम हुआ था। तो जब पाकिस्तान ने माना ही नहीं कि उसकी सेना लड़ रही है करगिल में, तो उनके शव कैसे ले लेती। भारत की सेना ने उसके तंबू उखाड़ फेंके और लगातार लगभग 4000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, यह भी अनुमान है। उन्हीं में ये कैप्टन कर्नल शेर खान भी थे। ये वहां टाइगर हिल पर थे। 5 जुलाई 1999 को 17,000 फीट की ऊंचाई पर जंग हुई। 5 चौकियों को बचाने में लगे हुए थे कैप्टन शेर खान। भारत की 2 बटालियन आई, उनकी टुकड़ी को वहां से उखाड़ फेंका, लेकिन उन्होंने फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जान गंवा बैठे। भारत के ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा को उनके शव से उनकी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठियां मिली। तो 12 जुलाई को, 5 जुलाई को मारे गए, 12 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को बताया कि ऐसे ऐसे आपकी सेना के अफसर का शव मिला है, चिट्ठियां मिली हैं। उन्होंने बताया 2 अफसरों का शव बताया, कैप्टन शेर खान और कैप्टन इम्तियाज मलिक। पाकिस्तान माना ही नहीं, उसने जवाब दिया कि ऐसे कोई अफसर ही नहीं है उसके। अरे भारतीय सेना ने बोला कैप्टन कर्नल शेर खान की पत्नी की चिट्ठियां हैं, और कितना झूठ बोलोगे। तो कहने लगा पाकिस्तान कि ऐसा करो कि शव इस्लामाबाद भेज दो, हम चेक करवा लेंगे परिवारों से। भारत ने कहा ये कोई बात होती है, चेक करवा लोगे मतलब? एक तो इज्जत से बता रहे हैं, ऊपर से चौड़े हो रहे हो। बताइए ये देश है कोई? झूठ बोल रखा था तो उस झूठ के चक्कर में अपने सैनिकों के शव तक नहीं ले रखा था। फिर तो रेड क्रॉस जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना, वो आई बीच में और कहा कि आप शव हमको दे दो। तो भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर उनको पूरी इज्जत से शव दिए। वो गए, रेड क्रॉस ने दिए उनको, पाकिस्तान को। और मेन बात सुनिए, ब्रिगेडियर बाजवा ने कैप्टन शेर खान की जेब में एक नोट लिखकर भेजा। पता है नोट में क्या लिखा था? नोट में भारत के ब्रिगेडियर ने लिखकर भेजा कि कैप्टन कर्नल शेर खान हमारी सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़े। बताइए, यह होती है सेना जो अपने दुश्मन के लिए ऐसा नोट लिखकर भेजती है। अपने दुश्मन को हरा दिया, लेकिन उसके लिए नोट लिखा कि यह अफसर बहादुरी से लड़े। और पता है आपको, भारत की सेना के ब्रिगेडियर के इस संदेश की वजह से पाकिस्तान ने आखिरकार उनको वहां का सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशाने हैदर दिया। वो बेगैरत पाकिस्तान जो उनको अपना सैनिक ही नहीं मान रहा था, उनको निशाने हैदर दे दिया। यह दुनिया के मिलिट्री इतिहास में कभी नहीं हुआ कि दुश्मन की रिकमेंडेशन पर किसी सैनिक को किसी देश ने मेडल दिया हो। पता है आपको कि कैप्टन कर्नल शेर खान के उनके परिवार ने ब्रिगेडियर बाजवा को लिखकर धन्यवाद भेजा था। उनकी सेना ने उनका शव ठुकरा दिया था और भारत ने उनके शव को उनके झंडे में पूरे सैन्य सम्मान के साथ भेजा था। यह है भारतीय सेना। और एक है वो बेशर्म झूठी सेना जो अपने सैनिकों के शव भी नहीं लेती, क्योंकि उसको अपनी झूठी कहानी बतानी होती है दुनिया को। बाद में सब मान लेता है यह पाकिस्तान। 1948 में भी मान लिया, बाद में 1965 में भी मान लिया था, बाद में 1999 में भी मान लिया था। अब भी धीरे धीरे करके आप देख ही रहे हो, उसका कोई ना कोई नेता सच बोलकर मान ही लेता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में उसको मुंह की खानी पड़ी। यह पूरा देश झूठ बोलता है। 100 बात की एक बात,
उधर अमेरिका में एलॉन मस्क ने नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम अमेरिका पार्टी रखा। मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और दावा किया कि अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी एक जैसी हैं और उनकी पार्टी बनने के बाद 2 पार्टी सिस्टम से आजादी मिल जाएगी। इजरायल ने आरोप लगाया कि यमन में मौजूद हूथी लड़ाकों ने उसकी सीमा में 2 मिसाइलें दागी। मिसाइल हमलों से ठीक पहले इजरायल के कुछ शहरों में इमरजेंसी सायरन भी सुनाई दिए। खबरों के मुताबिक यमन की तरफ से यह मिसाइल हमला हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर इजरायल की फौज के हमले के जवाब में किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के कोच्चि में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज में छात्रों से बात की। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका की गिरती साख पर चिंता जताई। There has to be rule of law, equality before law, which means every crime must be investigated. बीजेपी नेता स्मृति ईरानी मशहूर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीजन 2 के जरिए एक बार फिर टीवी पर वापसी करेंगी। सीरियल में वो एक बार फिर तुलसी वीरानी का किरदार निभाती नजर आएंगी। 25 साल पहले साल 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल की शुरुआत हुई थी। इधर बिहार के पूर्णिया जिले में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि इस हत्या में गांव के 250 लोगों के शामिल होने की बात कही गई। बिहार पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक यह हत्या अंधविश्वास की वजह से हुई। खबरों के मुताबिक एक झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने गांव के लोगों को बताया कि बाबूलाल उरांव नाम के व्यक्ति के परिवार की वजह से गांव पर बुरी शक्तियों का साया है और इसीलिए बाबूलाल उरांव के परिवार को डायन का परिवार मानकर उनकी हत्या किए जाने का दावा किया गया। बिहार पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक घटना रात करीब 3 बजे हुई जब करीब 250 लोग बाबूलाल उरांव के घर पहुंचे। गांव के लोगों ने परिवार के 5 लोगों को पहले पीटा और फिर घसीटते हुए एक तालाब के पास ले गए, जहां परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। है कि एक रामदेव उरांव थे, उनके एक बच्चे की 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी और एक और उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि लोग झाड़ फूंक करते थे और उनके द्वारा इसी क्रम में डायन होने या ओझा गुनी के नाम पर इनकी हत्या की गई। मरने वालों में बाबूलाल उरांव की मां, पत्नी, बहू और बेटा भी शामिल थे। पुलिस ने झाड़ फूंक करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच बिहार के गया में सड़क पर पेड़ गिरने से दो लोगों की जान चली गई। दोनों लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे, तभी वो भारी भरकम पेड़ उनके ऊपर गिर गया और इस हादसे के कुछ सेकंड बाद ही उनकी जान चली गई, क्योंकि सड़क के किनारे लगा बरगद का वो पेड़ अचानक उनके ऊपर गिरा और वो दोनों लोग उसकी मोटी टहनियों के नीचे दब गए। इस हादसे से कुछ देर पहले वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से गुजरते नजर आए। उनके अलावा एक दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़का भी सड़क पर उनके आगे चलता दिखाई दिया। इसी बीच वो पेड़ गिरा और वो लड़का भी इसकी चपेट में आ गया। पेड़ के गिरते ही लड़के का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर गिर गया। गनीमत ये रही कि वो टहनियों के बीच दबने से बाल बच गया, लेकिन इस दौरान वो घबरा गया और टहनियों के बीच से किसी तरह उन दोनों लोगों के पास जाता दिखाई दिया। इसके बाद तो वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कई लोग अपने घरों से निकलकर मदद के लिए उनके पास पहुंच गए। उन्होंने उस पेड़ की टहनियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। ये दर्दनाक हादसा गया जिले में पंचानपुर टिकारी सड़क मार्ग पर हुआ। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में एक महिला पर अपनी सास की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस महिला का किसी बात को लेकर अपनी सास के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में उस महिला ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीट दिया और वो उनके बाल खींचकर उन पर थप्पड़ बरसाती नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सास को जमीन पर पटक दिया और उन्हें घसीटने की कोशिश करती दिखी। हैरान कर देने वाला यह मामला गाजियाबाद के कविनगर इलाके का रहा। सास को पीटने से पहले वो महिला घर के बाहर बनी सीढ़ियों के पास अपनी बुजुर्ग सास से बहस करती दिखी। बहस के दौरान बुजुर्ग महिला सीढ़ियों पर बैठ गई। कुछ देर बहस के बाद वो अचानक उठी, लेकिन तभी उनकी बहू ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बुजुर्ग के बाल खींचे और थप्पड़ बरसा दिए। बुजुर्ग महिला खुद को बचाने के लिए दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उनकी बहू ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और जमीन पर गिराने के बाद भी हमले करती रहीं। मारपीट की ये घटना 1 जुलाई की बताई गई। पुलिस ने घर के बाहर सीढ़ियों के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इस बीच उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के सामने कुछ लोगों के क्रिकेट खेलने से बवाल मच गया, क्योंकि वो लोग केदारनाथ मंदिर के परिसर में ही क्रिकेट खेलते दिखे।
इसका वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने मंदिर परिसर में क्रिकेट खेलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी, क्योंकि वो लोग केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में क्रिकेट खेलते नजर आए। उनके पीछे केदारनाथ मंदिर दिखाई दिया। एक आदमी मंदिर की तरफ पीठ करके बैटिंग करता दिखा। उनके सामने से एक व्यक्ति गेंद फेंकते नजर आए। कुछ और लोग भी नजर आए जो फील्डिंग करते दिखाई दिए। इस दौरान कई श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर में पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते दिखे। केदारनाथ मंदिर के बाहर क्रिकेट खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। आशंका जताई गई कि क्रिकेट खेलने वाले लोग मंदिर के आसपास रहने वाले लोग हो सकते हैं। हालांकि वो आसपास के लोग थे या फिर बाहर से आए कोई श्रद्धालु, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए प्रशासन से उन पर कार्रवाई करने की मांग कर दी।